डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज पाकिस्तान मूवमेंट फ्राम 1919 टू 1929। और ये जो 10 साल का इरा है फ्राम 1919 टू 1919, इसके अंदर जो अहम वाक़यात रूनमा हुए हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर उसके बाद दिल्ली प्रपोजल्स हैं, नेहरू रिपोर्ट है और 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन अहम इवेंट्स के ऊपर जो है आज हमने बात करनी है। और इसमें से ये सारी जो इवेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली प्रपोजल्स है, नेहरू रिपोर्ट है, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, तो ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये बेसिकली हमें नज़र आता है कि ये जो साइमन कमीशन की हिंदुस्तान में आमद थी और साइमन कमीशन के हवाले से जो मामला चल रहे थे, उनके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो है फोकस हो रही हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड दिल्ली प्रपोजल्स, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर भी बात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये बेसिकली गर्दिश कर रखे हैं साइमन कमीशन के हवाले से। और चाहे वो दिल्ली प्रपोजल्स हैं, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट है और कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स हैं, तो ये सब जो है वो साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए बनाए जा रखे थे। तो आइए इनके हवाले से बात करते हैं। The Indian Statutory Commission, also known as the Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of the Sir John Simon. The commission arrived in the Indian subcontinent in 1928 to study the constitutional reform in British largest and the most important possession. तो स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो बेसिकली ये जो साइमन कमीशन है, इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1919 के अंदर जो है अपनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी, तो उसके साथ ही उसने ये अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि 10 साल के बाद जो है हिंदुस्तान के अंदर एक कमीशन भेजा जाएगा जो इन इस्लाहात का जायज़ा लेगा और नई इस्लाहात के लिए जो है वो अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो पेश करेगा। अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को 10 साल होने वाले थे, तो इस हवाले से जो है हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या हिंदू और मुसलमान जो हैं, वो इस बारे में जो है वो बड़े कॉन्शियस हो गए थे कि इससे पहले कि वो कमीशन हिंदुस्तान में पहुँचे और वो कमीशन जो है वो अपनी खुद जो है वो प्रपोजल्स पेश करके जो है हिंदुस्तान का कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो या नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दे, तो हमें इससे पहले जो है वो अपना होमवर्क करना चाहिए और अपनी डिमांड्स जो हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके सामने रखनी चाहिए। लिहाजा कुछ प्रपोजल्स जो थी वो नेहरू रिपोर्ट की सूरत में सामने आई, जो कि हिंदू मफादात की अक्कासी कर रही थी, और कुछ जो डिमांड्स थी वो 14 पॉइंट्स की शक्ल में सामने आई, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो डिमांड्स थी उनकी जो है वो नुमाइंदगी करती हुई नज़र आती हैं। और इसके बाद जब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन ने दोनों को जो है चीज़ों को देखते हुए जो है फिर अपना खुद उसने जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मुख्तलिफ जो लोगों से वो मिले, और उसके बाद उसने खुद अपनी प्रपोजल जो थी पेश की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली साइमन कमीशन के गिर्द गर्दिश करती हुई नज़र आती हैं। तो साइमन कमीशन जो है डेट इज़ आल्सो बेसिकली इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, आल्सो नोन एज अ साइमन कमीशन। तो इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। वाज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। और ये जो साइमन कमीशन है, इसमें 7 मेंबर्स थे, और वो 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है वो मेंबर थे, पार्लियामेंटेरियंस थे। और इनका जो चेयरमैन था, ही वाज सर जॉन साइमन, एंड दैट इज़ वाई दिस कमीशन वाज कॉल्ड सर साइमन कमीशन, क्योंकि इसकी जो सरबराही थी, हेडशिप थी, वो सर जॉन साइमन के पास थी। तो लिहाजा उसी निस्बत से ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, दैट वाज कॉल्ड साइमन कमीशन। और कमीशन जो है दैट अराइव्ड इन 1928। अगरचे इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो 1927 में कर दी गई थी, लेकिन 1928 के अंदर जो है, फरवरी 1928 के अंदर जो है ये कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा था। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कमीशन हिंदुस्तान के लिए नया आइन या नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहा था, लेकिन इस कमीशन के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी जो नुमाइंदा है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, जो हिंदू हैं, किसी भी कम्युनिटी से जो है, लोकल कम्युनिटी से किसी भी नुमाइंदे को जो है इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन।
और ये कमीशन का मकसद ये था कि जो बरतानिया की जो सबसे बड़ी कॉलोनी है और जो सबसे बड़ी उसकी पोजेसन है, जो मकबूजा इलाका है, जो उस वक्त इंडिया कहलाता था या हिंदुस्तान है, तो उसका जायज़ा लेने के लिए जो है और उसके अंदर नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है ये कमीशन जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुँचता है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल, यहाँ से एमसीक्यूज का हम सिलसिला शुरू करते हैं, साथ साथ साइमन कमीशन के ऊपर भी बात होती जाएगी। अंडर द मैंटिगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल और none of these. The correct answer is unicameral. Unicameral is the correct answer. Under the Montego-Chelmsford reforms of 1919, legislature was unicameral. तो 1919 का जो एक्ट है उसके मुताबिक इंडिया के अंदर जो है जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय विच एक्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन, द क्वेश्चन इज बाय विच एक्ट जी, by which act office of the High Commission for India was created for the first time। तो किस एक्ट के मुताबिक जो है हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो है हाई कमीशन का ऑफिस जो था वो इंडिया के अंदर कैम किया गया था। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो है इंडिया के लिए जो है हाई कमीशन का ऑफिस जो था वो यहाँ पे कैम्प किया गया था। बाय विच एक्ट द ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपने बताना यह है कि इन विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है 1919 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी उसके अंदर जो है यहाँ पे डायरकी सिस्टम जो है यानी दो अमली का जो निज़ाम है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल्स ऑन। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने अपनी दिल्ली प्रपोजल्स जो हैं वो कब पेश की थी? मार्च 20, 1927, मार्च 20, 1926 और मार्च 20, 1925। द करेक्ट आंसर इज मार्च 20, 1927। तो 20 मार्च 1927 को जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली प्रपोजल्स पेश की थी। और दिल्ली प्रपोजल्स की इंपॉर्टेंस ये है कि इन प्रपोजल्स के अंदर जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अगर उनकी बाकी जो डिमांड्स हैं वो अगर मान ली जाएँ तो फिर वो मशरूत तौर पे जो है कंडीशनली जो है वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जी थी मुसलमानों की उससे वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो दीगर हिंदू तंजीमें थी उनका रवैया जो था इतना मुस्बत नहीं था। तो जिसका नतीजा ये निकला कि जब नेहरू रिपोर्ट सामने आई तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया और मुसलमानों की जो बाकी डिमांड्स थी उनको भी नज़रअंदाज किया गया। यही वजह है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपने 14 पॉइंट्स पेश किए और यही वो मौका था जब हिंदू और मुसलमानों के जो मफादात हैं और उनकी जो उनका जो आपस में इत्तेहाद की जो कोशिशें की जा रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, नाकाम हो गई और हिंदू मुस्लिम राहें जो थी वो मुश्किल तौर पे जुदा हुई, जो आज तक जो है ये क्लैश जो है वो हमारे सामने जो है वो नज़र आता है। नेक्स्ट है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना decided to surrender the demand of separate electorate for the Muslims in Delhi proposals in his 14 points in first round table conference। आपने बताना ये है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने कब जो है डिसाइडेड टू सरेंडर द डिमांड्स फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, कब उन्होंने जो मुसलमानों का जो बहुत अहम मुतालबा था उससे सरेंडर करने का फैसला कर लिया था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड से कब कैद आज़म ने सरेंडर होने का फैसला किया था? तीन ऑप्शन है, दिल्ली प्रपोजल्स, 14 पॉइंट्स और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स वाज प्रेजेंटेड ऑन मार्च 20, 1927 और उसके अंदर जो है कैद आज़म ने कंडीशनली जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी हिंदुस्तान के मुसलमानों की उससे सरेंडर होने का फैसला कर लिया था ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है कायम रहे। क्योंकि हिंदू ये कहते थे, हिंदुओं का ये इल्ज़ाम था
कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की राह में जो है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ा बैरियर है बिटवीन द यूनिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो वो कैद आज़म जो है वो चूँकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत ज़बरदस्त हामी थे, चुनांचे कैद आज़म जो थे वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अगर कायम होता है तो उस सूरत में हम जो है वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो हमारी डिमांड है, हमसे दस्तबरदार हो जाते हैं। तो गोया कैद आज़म हमदरी जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की खातिर जो है मुसलमानों के सबसे अहम मुतालबे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है जब इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया, मुस्लिम जो इंटरेस्ट थे, मुस्लिम जो राइट्स थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके बाद क़ायद आज़म हमदनी जिन्ना जो हैं उन्होंने अपना फैसला भी तब्दील कर लिया था। तो इसमें दूसरा जवाब है, दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर जो है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड से सरेंडर करने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, लाहौरी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेडेड बाय सर फजल हुसैन, अल्लामा इकबाल और सर मोहम्मद शफ़ी। नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज सर मोहम्मद शफ़ी। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता जाता हूँ कि जब 1927 के अंदर जो है क़ायद आज़म हमदनी जिन्ना ने दहली प्रपोजल्स पेश की और उन दहली प्रपोजल्स के अंदर जो है क़ायद आज़म ने ये डिसाइड किया था कि वो कंडीशनली सेपरेट इलेक्टोरेट से जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि कुछ मुसलमान रहनुमा ऐसे थे जो किसी भी सूरत में जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट से, जिन जुदागरना तर्ज़ इंतखाब से सरेंडर करना नहीं चाहते थे। नतीजा ये निकला कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दो सियासी दलों में तकसीम होगी। एक सियासी दला जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना ग्रुप और दूसरा सियासी दला जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शफ़ी ग्रुप के नाम से जाने लगा। ये जो शफ़ी ग्रुप था इसको लाहौरी ग्रुप का नाम भी दिया जाता था, क्योंकि इस शफ़ी ग्रुप के अंदर जो है जितने भी सरकर्दा लोग थे वो उनका तल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था, लाहौर के साथ था। जैसे सर फजल हुसैन जो थे, ही वाज़ आल्सो फ्राम पंजाब, अल्लामा इकबाल ही वाज़ आल्सो फ्राम पंजाब और सर शफ़ी जो हैं ही वाज़ आल्सो फ्राम पंजाब। तो इस वजह से जो है जो मुस्लिम लीग का जो सर शफ़ी ग्रुप था उसको लाहौरी ग्रुप का नाम भी दिया जाता था। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट से दस्तबरदार होने का फैसला किया, उसी वजह से जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1927 और 29 के दरमियान जो है वो दो बड़े धड़ों में जो है वो तकसीम रही। और जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा तो क़ायद आज़म जो थे वो साइमन कमीशन का बाइकाट करना चाहते थे, उन्होंने बाइकाट किया, जबकि शफ़ी ग्रुप जो है मुस्लिम लीग का उसने साइमन कमीशन को वेलकम करने का फैसला किया था। तो इस तरह जो है मुस्लिम लीग के दरमियान जो है जो इंटरनल जो उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदगी का शिकार हुई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दो बड़े धड़ों के अंदर जो है वो तकसीम हो गई थी। द इंडियन पीपल रिसीव द साइमन कमीशन विद द स्लोगन्स ऑफ वेलकम साइमन, साइमन गो बैक, साइमन थैंक यू साइमन। जब साइमन कमीशन जो है वो 1928 के अंदर जो है हिंदुस्तान पहुंचा, तो जो इंडियन लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, जो भी इंडियन जितने भी इंडियंस थे, उन्होंने साइमन कमीशन को वेलकम किस स्लोगन के साथ कहा था? क्या उन्होंने वेलकम साइमन कमीशन कहा था, या साइमन गो बैक का नारा लगाया था, या थैंक यू साइमन कहा था? तो इंडियन जो लोग थे उन्होंने साइमन गो बैक के नारे से जो है साइमन कमीशन का बाइकाट किया था। साइमन कमीशन का बाइकाट इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर किसी भी इंडियन लीडर को, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे उसका तल्लुक़ किसी भी इंडियन कम्युनिटी के साथ है, उसमें शामिल नहीं किया गया था। जबकि यहाँ के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इस साइमन कमीशन के अंदर इंडियंस को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस साइमन कमीशन ने हिंदुस्तान का आइन बनाना है। तो जिन जिन लोगों के बारे में, जिस अवाम के बारे में, जिस खिते के बारे में कानून बनाया जा रहा है, जब तक उस खिते के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे तो वो आइन या वो कानून या वो रिफॉर्म्स जो हैं वो कभी भी जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। चूँकि बरतानवी हुकूमत ने यहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी उनकी इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि यहाँ पर जो साइमन कमीशन जब पहुँचा तो साइमन गो बैक के नारों से जो है साइमन कमीशन का जो था वो इस्तकबाल किया गया था। और नेक्स्ट है, साइमन कमीशन रीच्ड इन इंडिया ऑन। साइमन कमीशन कब इंडिया पहुंचा? तो उसमें तीन ऑप्शन है, फरवरी 3 1927, फरवरी 3 1928 और फरवरी 3 1929। द करेक्ट आंसर इज फरवरी 3 1928 को जो है साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान जो है वो पहुंचता है। और ये वो दौर है जब नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और 14 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मिल रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वाज 7, 8, 9, 10. The correct answer is 7. The members of the Simon Commission
वर साइमन, और साइमन सर जॉन साइमन जो है ही वाज द हेड ऑफ द कमीशन, इसलिए जो है साइमन कमीशन को जो है इसी निस्बत से जो है वो साइमन कमीशन का नाम दिया था। बेसिकली इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसका नाम था, क्योंकि सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे तो लिहाजा इसका नाम जो है वह साइमन कमीशन भी रखा गया। तो ये 7 मेंबर पर मुश्तमिल था और ये तमाम मेंबर जो हैं उनका तल्लुक ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ था। नेक्स्ट है हु डिमांडेड दैट, ये एक क्वेश्चन है, हु डिमांडेड दैट देयर वर to be no separate electorate for minorities because it awakens communal sentiments before it should be scrapped and joint electorate should be introduced। ये डिमांड की गई, आपने बताना ये है कि ये डिमांड किस तरफ से की गई थी, क्या ये रिपोर्ट जो है ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी ये डिमांड जो है, या फिर साइमन कमीशन की ये बात थी कि दे आर वर टू बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हिंदुस्तान के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है जुदागाना तर्ज इंतखाब नहीं होना चाहिए फॉर द मिनॉरिटीज़, यानी अकलीतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बिकॉज इट अवेकन्स द कम्युनल सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये फ़िरका वराना ये ब्लेम था सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर कि ये जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं, जो फ़िरका वराना इख्तलाफात हैं, फ़िरका वराना जो जज्बात होते हैं, उनको जो है ये उभारता है। ये इसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम था जो कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमाओं की तरफ से लगाया जाता था। डेट्स वाई क़ायद आज़म जो थे उन्होंने 1927 के अंदर जब दिल्ली प्रपोजल्स पेश की तो उन्होंने इसी ब्लेम को काउंटर करने के लिए जो है कंडीशनली कहा कि हम इससे दस्तबरदार हो जाते हैं बशर्ते कि हमारी दीगर डिमांड्स जो हैं वो मान ली जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर क़ायद आज़म ने जब 1929 के अंदर जो है अपने 14 पॉइंट्स पेश किए तो फिर दोबारा पूरी ताकत के साथ जो है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को जो डिमांड किया था। बिकॉज इट अवेकन्स द कम्युनल सेंटिमेंट्स देयरफॉर इट शुड बी स्क्रैप्ड एंड जॉइंट इलेक्टोरेट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो जॉइंट इलेक्टोरेट का मुतालबा कौन कर रखा है? नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है जो मोतीलाल नेहरू की हेडशिप के अंदर कायम हुई, तो नेहरू रिपोर्ट डिमांड कर रही है जॉइंट इलेक्टोरेट का, और मुसलमानों का मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का। और यही वो एक बहुत बड़ा इख्तलाफ था जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों की राहें जो थी वो एक दूसरे से परमानेंटली जो है जुदा हो गई थी। और यहाँ से जो है जो नया सफ़र शुरू होता है वो बेसिकली सेपरेशन का जो है सफ़र शुरू होता है, वो पार्टीशन का सफ़र शुरू हो जाता है और ये आगे जाकर जो है हिंदुस्तान जो है वो तकसीम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, हु रिपोर्टेड दैट इंडियंस आर सो डिवाइडेड, अपोज्ड एंड फेड अप ऑफ ईच अदर। ये किसकी रिपोर्ट है कि इंडियंस आर सो डिवाइडेड, कि इंडिया के लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम या बाकी जो हैं वो आपस में इतने डिवाइडेड हैं, इतने आपस में तकसीम हो चुके हैं और अपोज्ड हैं, एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, और फेड अप ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे से बड़े फेड अप हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। उनके दरमियान कोई टॉलरेंस नहीं रही, कोई रवादारी, कोई बर्दाश्त, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। डेट दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस ए यूनानिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि उनके दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, लिहाजा उनके दरमियान किसी एक मुतफ़िका आइन का मंजूर होना जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो मुमकिन नहीं रहा। ये रिपोर्ट किसने पेश की थी? सर जॉन साइमन ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, क़ायद आज़म ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? ये अल्फाज किसके हैं? इंडियंस आर सो डिवाइडेड, opposed and fed up of each other that they are unable to produce a unanimously accepted constitution। और ये अल्फाज हैं सर जॉन साइमन के, जो उन्होंने साइमन कमीशन के जब वो हेड थे तो उस वक्त जो है तो उन्होंने पेश किए थे। और ये बरतानवी हुकूमत को उन्होंने मैसेज भेजा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो फ़िरका वराना इख्तलाफात हैं, हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात हैं, इस कदर शदीद हो चुके हैं और ये दोनों कौमें एक दूसरे से इस कदर जो है वो नफ़रत करती हैं कि इनके दरमियान किसी मुतफ़िका आइन का तैयार होना जो है वो प्रैक्टिकली मुमकिन जो है नज़र नहीं आता। तो ये सर जॉन साइमन की जो है वो रिपोर्ट थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग एम ए जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट्स प्रपोजल्स। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस इजलास के अंदर जो है, यानी वो इजलास कब हुआ? जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से 14 पॉइंट्स पेश किए गए थे, 1930, 1929, 1928 और 1927। द करेक्ट आंसर इज़ 1929। तो क़ायद आज़म जो थे उन्होंने 1929 के अंदर जो है अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे। और साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस। साइमन कमीशन जो है जब 1928 के अंदर जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा तो उसके आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था, ये हमने जानना है। टू एवेल्यूएट
मिलिट्री कैपेसिटी, या फिर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, या टू कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। साइमन कमीशन in 1928 came to India with the purpose to consider the एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इंतज़ामी इस्लाहात के लिए जो है नई रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो 1928 को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो पहुंचता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है साइमन कमीशन ऑफ 28 वाज बाइकॉटेड बिकॉज। अब देखिए एक बात आपने याद रखनी है कि ये 27 है बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1927 के अंदर जो है साइमन कमीशन की फॉर्मेशन का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया था, और ये कमीशन फिर फरवरी 1928 को हिंदुस्तान पहुंचा था। तो चूंकि जब इसकी फॉर्मेशन हो गई थी 1927 के अंदर जो है और इसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, तो उस वक्त जो है जो यहाँ पे जो इंडियन जो लोकल इंडियंस थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, या बाकी जो इंडियन लीडरशिप थी हिंदुस्तानी जो थे, उन्होंने इसके बाईकाट का ऐलान किया था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इस कमीशन के अंदर जो है उन लोगों में से भी नुमाइंदे शामिल किए जाएं जिन लोगों के बारे में इसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवानी है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात नज़र आती है कि जब हिंदुस्तान के लिए कानून बनाना है तो हिंदुस्तान के मसाइल को, हिंदुस्तान के मामलात को, हिंदुस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको हिंदुस्तानियों से ज़्यादा बेहतर जो है वो कोई और नहीं जान सकता। अगरचे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम थी, लेकिन बहरहाल इंडियंस को शामिल करना ज़रूरी था। ये उनकी एक जेन्युइन डिमांड थी जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। यही वजह है कि जब साइमन कमीशन यहाँ पे आता है तो साइमन कमीशन का मुकम्मल तौर पर जो है बाईकाट होता है। और दोबारा देखिए क्वेश्चन, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाईकाटेड बिकॉज देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स। उसका क्यों बाईकाट किया गया? क्योंकि उसके जो मेंबर्स के दरमियान इख्तलाफात थे। नहीं, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, इसने जो कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, ये भी जो ऑप्शन गलत है। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज नो इंडियन मेंबर in the commission. That is why the Simon Commission was boycotted by the Indians. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थे उन्होंने इसका बाईकाट करने का फैसला किया था। और नेक्स्ट है व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। ये क्वेश्चन हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज 1928 को जो है साइमन कमीशन ने हिंदुस्तान का विजिट किया था। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, ये अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका 27 के अंदर जो है इसकी फार्मेशन हो गई थी और फिर 1928 को जो है हिंदुस्तान पहुंचा था। जब इसकी फार्मेशन हो गई, इसके मेंबर्स जो थे उनको अपॉइंट कर दिया गया, इसके हेड को अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि इसमें किसी इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया था, लिहाजा इसका बाईकाट करने का फैसला किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी। तो उस वक्त जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें से लिबरल पार्टी में से किस मेंबर को जो था शामिल किया गया था? उसमें है जी विस्काउंट बरहम और स्टीफन वॉश, मेजर एटली, और उसके बाद है सर जॉन साइमन। द करेक्ट आंसर इज सर जॉन साइमन। ही वाज ए लिबरल politician who on whose suggestions were the Indians kept out of the Simon Commission। किसकी प्रपोजल्स के ऊपर जो है इंडियंस को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, उनको साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था? ऑन हुज सजेशंस वर द इंडियंस केप्ट आउट फ्रॉम द साइमन कमीशन? लॉर्ड इरविन और सर जॉन साइमन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने प्रपोजल दी थी कि साइमन कमीशन के अंदर इंडियंस को शामिल ना किया जाए। और उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। विच रेफरेंस टू साइमन कमीशंस रिकमेंडेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और उसमें इट रिकमेंडेड द यूनिटरी सिस्टम, नहीं। इट सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ये भी नहीं है। इट प्रपोज्ड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये भी ठीक नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डियार्की सिस्टम विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा इसको देखिएगा, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशंस रिकमेंडेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जो साइमन कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशंस दी गई उन रिकमेंडेशंस के अंदर कहा गया था
कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे जो है वो डायरकी सिस्टम ख़त्म करके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कैम्प किया जाए। तो उसमें फोर्थ ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन है लाला लाला लाजपत राय। नाम है लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड। लाला लाजपत जो कि एक नेशनलिस्ट इंडियन लीडर थे और ही बिलोंग्स टू पंजाब। उनका पंजाब से उनका तल्लुक था और वो ज़ख्मी हुए थे। किस मूवमेंट के अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए थे? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू एक्ट ऑफ द 1929 1919, जब 1919 का एक्ट नाफिज हुआ था उसके बाद जो प्रोटेस्ट किया गया था, क्या वो उसमें ज़ख्मी हुए थे? तो ये ऑप्शन जो है ये भी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद है इन लाठी चार्ज टू क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी तो क्या लाला लाजपत राय उस वक्त ज़ख्मी हुए थे? ये ऑप्शन भी गलत है। इन लाठी चार्ज टू प्रोटेस्ट टू रावलेट एक्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। और इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, जी तो जब साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है साइमन गो बैक प्रोटेस्ट किया गया था और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो हादसा हुए। पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। इस लाठी चार्ज के अंदर जो है जो इंडियन लीडर थे लाला लाजपत राय जो हैं, जो नेशनलिस्ट इंडियन लीडर थे, वो इसमें जो है ज़ख्मी हो गए थे। और इसमें करेक्ट ऑप्शन है इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू होम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड। ये एक टाइटल है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो है, ये केसरी आपको उर्दू में मैं लिख के दिखाता हूँ, उर्दू में इसको कैसे लिखते हैं जी। जी, ये ऐसे लिखा होता है पंजाब केसरी। तो आपने बताना ये है टू होम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड। तो ये जो पंजाब केसरी का जो टाइटल है, जो खिताब जो है, ये किसे दिया गया था? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और रणजीत सिंह और भगत सिंह, ये नाम है। इसमें से किस शख्सियत को जो है वो पंजाब केसरी का नाम दिया गया? इसको पंजाब केसरी को आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि शेर पंजाब जो है, केसरी का मतलब है शेर। तो शेर पंजाब जो है, इन शख्सियात में से किस शख्सियत को शेर पंजाब कहा जाता था, जिसको जो है वो पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था? उसमें है लाला लाजपत राय। ही वॉज फ्राम पंजाब। और यही वो शख्सियत है जो प्रोटेस्ट के दरमियान जो है वो ज़ख्मी भी हो गए थे और इन्हें जो है वो पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था। इनकी बहादुरी, इनकी जुर्रत और इनके जो जज्बात थे और इनका जो इनके अंदर जो नेशनलिज्म का जो जज्बा था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इनको पंजाब केसरी यानी शेर पंजाब का टाइटल जो था वो दिया गया था। इनकी बहादुरी और जुर्रत की बुनियाद के ऊपर जो है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पंजाब केसरी? तो द लाइन ऑफ द पंजाब, द लाइन ऑफ द पंजाब जो है, जिसका मौलवी फजल हक को शेर बंगाल कहते हैं। इस तरह जो है लाला लाजपत केसरी जो रहे थे, इनको लाइन ऑफ द पंजाब का टाइटल दिया गया था। इनकी बहादुरी, जुर्रत और किस तरह इन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए और किस तरह बरतानवी हुकूमत को ये ललकारा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनको लाइन ऑफ द पंजाब कहा गया था। लाला लाजपत राय वाज द इंडियन पंजाबी ऑथर एंड पॉलिटिशियन हु इज़ chiefly remembered as the leader in the Indian fight for independence from the British Raj. He was popularly known as Punjab Kesari, meaning the line of the Punjab, also known as the Sher Punjab. तो इसको लाइन ऑफ द पंजाब, शेर पंजाब या पंजाब केसरी जो है कहा जाता है। और ये लाला लाजपत राय जो है, ये उनका जो है वो टाइटल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? बाय BL नेहरू, RL नेहरू और JL नेहरू और ML नेहरू। ML नेहरू में मोतीलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज मोतीलाल नेहरू जो है, उनकी हेडशिप के अंदर जो है ये नेहरू प्रपोजल जो है पेश की गई थी। नेहरू प्रपोजल जो है ये बड़ी मुतस्सब थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये ना होती तो मे बी के इंडिया की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। जब अक्सरियत जो होती है वो तंग नज़री का मुज़ाहरा करती है तो अक़लियत फिर अपनी राहें खुद मुतय्यन करती है। अक़लियत को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अक़लियत को स्पेस नहीं देते, उसकी ऑनर नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसके राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आप ये तवक्को ना रखें
कि अक़लियत जो है, जो मिनारिटीज़ जो है, वो मिनारिटीज़ के साथ भाईचारे के तौर पे रहेगी। तो फिर वो अपनी राहें खुद मुतय्यन करती हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है, जिस तंग नज़री का मुज़ाहरा किया गया और मोतीलाल नेहरू जैसी जो शख्सियत है, उसने इतनी जो है वो नैरो माइंडेड होने का जो मुज़ाहरा किया था, तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो इंडियन मुस्लिम थे, जो उस वक़्त तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते थे और उस वक़्त तक इंडिया की तक़सीम की कोई बात नहीं होती थी। ये था कि इंडिया में रहते हुए जो है हम किस तरह महफूज़ हो सकते हैं, तो उनको स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर इस बात यहाँ हो गई, उनको यकीन हो गया, उनको डेड श्योर हो गया कि इंडिया के अंदर रहते हुए जो है वो हम हिंदू गलबे से महफूज़ नहीं हैं, और उसका प्रैक्टिकल सबूत जो था वो नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में आ गया था। तो नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फिर अपनी नई राहें जो थी मुतय्यन कर लीं और फिर सेपरेशन के लिए एक मूवमेंट जो थी वो चलना शुरू हो गई। तो ये वो मौका था, नेहरू रिपोर्ट वो पॉइंट है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ख़त्म हुआ और आगे से जो है सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात होने लगी, और फिर चलते चलते जो है वो तकसीम की तरफ चली गई और 1947 में हिंदुस्तान जो है तकसीम हुआ। तो इसका अगर टर्निंग पॉइंट देखा जाए हिंदुस्तान की सियासत का, तो नेहरू रिपोर्ट वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हिंदुस्तान की तकसीम की बाकायदा तौर पे कोशिश जो शुरू हो गई। और इसका इसका अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए, तो वो नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो शामिल लोग थे, वो लोग सब लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने जो है वो अपनी तंग नज़री का मुज़ाहरा करके और मुसलमानों को नज़रअंदाज करके और मुसलमानों के जो इंटरेस्ट थे, जो मफादात थे, जो राइट्स थे, उनको रिजेक्ट करके जो है उनको मजबूर किया कि अब आप अपनी राहें जो है खुद मुतय्यन कर लें। तो इन लोगों का भी जो है वो तारीख़ के अंदर जो है मुहासबा जो है लाज़मी तौर पे जो है वो होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हू अमंग द फॉलोइंग had demanded first the dominion status for India। तो who among the following जो है वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो है एक डोमिनियन स्टेटस का जो है इंडिया के लिए मुतालबा किया था? जवाहरलाल नेहरू एंड ये क्या नाम है, नाम मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, सर ताज बहादुर सुप्रू एंड जयकार, और मोतीलाल नेहरू एंड गोविंदर बल्लभदेव पंत, और राजगोपाल आचार्य एंड सरदार पटेल। इसमें करेक्ट आंसर है जी ताज बहादुर सुप्रू एंड जयकार। ये पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के लिए जो है डोमिनियन स्टेटस की जो है वो डिमांड की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928। तो जो 1928 के अंदर जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी हेडशिप किसके पास थी? एम के गांधी, उसके बाद है सुभाष चंद्रा बोस और डॉक्टर एम ए अंसारी और मोतीलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज एम ए अंसारी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द कमेटी हेडेड बाय एंड द सब्जेक्ट वाज, नेहरू रिपोर्ट जो है जिस कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट की गई थी उसके हेडेड कौन थे और उसने क्या सब्जेक्ट, उसमें बेसिक सब्जेक्ट उसका क्या था? जवाहरलाल नेहरू द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। और उसके बाद है मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। और उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The Nehru report was drafted by the committee headed by the Motilal Nehru, and subject was constitutional arrangements in India। तो जो नेहरू रिपोर्ट है बेसिकली बरतानवी हुकूमत है जो हिंदुस्तान के लिए नया आइन, नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने जा रही थी। तो नेहरू रिपोर्ट में डिमांड्स की गई थी कि जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के लिए नया आइन या नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए, तो उनकी बुनियाद जो है वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो मुतालबात किए गए हैं उनके ऊपर रखी जाए। और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की, मुसलमानों ने डिमांड की कि जब नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाए बरतानवी हुकूमत की तरफ से, तो उनकी बुनियाद जो है वो कैद आज़म के 14 पॉइंट्स के ऊपर रखी जाए। तो ये वो क्लैश था। अब एक तरफ नेहरू रिपोर्ट थी, दूसरी तरफ 14 पॉइंट्स थे, और तीसरी तरफ साइमन कमीशन जो है वो भी जो हालात का जायज़ा लेकर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है तैयार कर रहा था। तो फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट एक नई पेशरफ जो है वो सामने आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट वाज अपॉइंटेड to inquire into the working of the
एक्ट ऑफ 1929, ये ऑप्शन भी दुरुस्त है, क्योंकि साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट का मकसद ये था कि जो 1919 का एक्ट है उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो वर्किंग पोजीशन है उसको जो है वो इंक्वायर किया जाए कि उसके बारे में क्या इंडियन लोग सोचते हैं और उसकी प्रोग्रेस क्या है। दूसरा है, इट वाज हेडेड बाय द सर जॉन साइमन, ये ऑप्शन भी दुरुस्त है। इट रिकमेंडेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी दुरुस्त है। और इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स, ये भी दुरुस्त है। तो इसमें तमाम ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। तो ऑल दीज जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में ये सारी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन मालूम होते हैं, बल्कि मालूम क्या है, दुरुस्त हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है हमने बेसिकली जो है 1919 से लेकर 1929 तक का जो इरा है हिंदुस्तान की पार्टीशन का, या उसको इंडियन पार्टीशन या पाकिस्तान मूवमेंट का इरा हम कहते हैं, तो उसमें जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनका जायज़ा लिया। इसमें हमने अगरचे इसके दौरान जो है खिलाफत मूवमेंट का वाक़या भी रूनुमा होता है, लेकिन उसको हमने, वो एक और वाक़या है, उसका तल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं था, तो वो चूँकि अलग है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें हमने डिस्कस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिल्ली प्रपोजल्स, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स ऑफ क़ायद-ए-आज़म और साइमन कमीशन। तो ये 5 बड़े इवेंट्स हैं जिनको हमने इसके अंदर जो है डिस्कस किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय जो है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।